सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साउथर्न पार्ट को देखा था, साउथर्न पॉइंट को देखा था, विच इज़ केप हॉर्न। यहाँ पे हमें केप हॉर्न देखने को मिला था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे केप हॉर्न देखा था, यहाँ पे हमने एंड किया था इस वीडियो को। अब हम केप हॉर्न से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो हमें अर्जेंटीना और पेरू के पास अर्जेंटीना और चिली के पास हमें पीडमेंट प्लेटू यानी पेंटागोनिया का पठार देखने को मिलने वाला है। पीडमेंट प्लेटू क्या होता है? जो किसी पर्वत के पदीय यानी गिरिपदीय पठार को हम पीडमेंट पठार कहते हैं। और पेंटागोनिया एंडीज पर्वत के पद पर स्थित अर्जेंटीना का एक गिरिपदीय पठार है यानी पीडमेंट पठार है। ये जो पठार है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है? पर्वत का एक भाग जहाँ पर वर्षा ना की मात्रा में होती है यानी नगण्य मात्रा में होती है, उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। यह एक प्रकार का शीत मरुस्थल है और यहाँ प्राकृतिक दशाएं भेड़ पालन के अनुकूल हैं। यहाँ की जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो भेड़ पालन के अनुकूल हैं और यही कारण है कि यह भेड़ पालन की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पेंटागोनिया के पठार के बाद जब हम नॉर्थ की तरफ जब बढ़ते हैं तो हमें अर्जेंटीना में और उरुग्वे के क्षेत्र में वृक्ष रहित घास के मैदान देखने को मिलेंगे, विच आर नोन एज पम्पास। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? पम्पास देखने को मिल रहा है। ये साउथ अमेरिका का गेहूं की कृषि के दृष्टि से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ हम अर्जेंटीना में बाहिया ब्लांका और रोजारियो के बीच में हमें गेहूं के अर्धचंद्राकार घास के मैदान, गेहूं के अर्धचंद्राकार क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चूँकि यहाँ पर गेहूं की खेती अत्यधिक हो रही है, अतः निर्यात के लिए हमें बंदरगाहों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर दो बंदरगाह इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, विच आर मोंटेविडियो एंड ब्यूनस आयर्स। अब पम्पास के वो क्षेत्र जिसमें गेहूं की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं नहीं हैं, वहीं पर पशुपालन का कार्य किया जाता है और पशुपालन का कार्य करने के साथ साथ वहाँ पे मांस के उत्पादन के लिए निजी चारागाह भूमि भी लगाई गई है। यानी जब पशुपालन किया जाएगा तो उनके लिए निजी चारागाह भूमि की आवश्यकता होगी और निजी चारागाह भूमि को यहाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या यूरोप में कहा जाता है रैंच। यानी साउथ अमेरिका में जो निजी चारागाह भूमि है उसे रैंच के नाम से जाना जाता है और इसी रैंच भूमि को, जो निजी चारागाह भूमि कहलाती है, ऑस्ट्रेलिया में स्टेशन कहा जाता है। तो रोजेरियो और बाहिया ब्लांका के बीच जहां एक और गेहूं के अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी गेहूं की अत्यधिक उत्पादकता देखने को मिलेगी, साथ ही साथ जिस क्षेत्र में गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं नहीं हैं वहां पशुपालन किया जा रहा है, निजी चारागाह भूमि लगाई जा रही है जिससे मांस उत्पादन को बढ़ाया जा सके और मांस उत्पादन के लिए पशुपालन किया जा रहा है। मांस और गेहूं का निर्यात हम अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स और उरुग्वे के मोंटेविडियो बंदरगाह से करते हैं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं गेहूं और मांस के निर्यात के लिए। जब हम पम्पास से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है ग्रैन चाको। ग्रैन चाको अर्जेंटीना और पराग्वे के मिश्रित वन प्रदेश हैं। यहाँ जो चाको का अर्थ है वह आखेट भूमि यानी हंटिंग लैंड हुआ करता था। प्राचीन काल में जब शिकार लीगल था यानी शिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं था तो यहाँ शिकार का कार्य किया जाता था, लेकिन जब से शिकार को प्रतिबंधित किया गया तब से यहाँ जनजातीय समुदाय जो हैं वो अपने जीवन निर्वाह के लिए पशुपालन का कार्य करते हैं। ग्रैंड चैको से हम नॉर्थ की तरफ जब बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर माउंट ग्रासो का पठार देखने को मिलने वाला है। जो माउंट ग्रासो का पठार है बोलीविया और ब्राज़ील क्षेत्र में स्थित है। यह एक प्रकार के महाद्वीपीय पठार का एग्जाम्पल है जो उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से ब्राज़ीलियन उच्च भूमि का पार्ट माना जाता था। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि के पार्ट माना जाता है ग्रैन चैको माटो ग्रासो का पठार और ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपको माटो ग्रासो के पठार में देखने को मिलेंगे उन्हें हम कंपास कहते हैं। माटो ग्रासो के पठार के ईस्ट में हमें देखने को मिलने वाला है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। तो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि खनिज संसाधनों की दृष्टि से साउथ अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर आपको बेलो हॉरिजॉन्टो में लौह अयस्क के खदान देखने को मिलेंगे। तो लौह अयस्क के खनन की दृष्टि से
यहाँ पर बेलो हॉरिजॉन्टो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड से आपको निकलने वाली जो 4 इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं वो देखने को मिलेंगी, विच आर टोकंटिस, साओ फ्रांसिस्को, उरुग्वे एंड पराना नदी। ये चारों नदियाँ ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती हैं और साउथ की तरफ बढ़ती हैं, अर्जेंटीना और उरुग्वे क्षेत्र में नीचे की तरफ जाती हैं। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि कहवा या कॉफ़ी के उत्पादन की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ पर कॉफ़ी के जो बागान हैं उन्हें फजेंडा नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी के बागानों से निकलने वाली कॉफ़ी को निर्यात करने की दृष्टि से साओ पोलो एक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ब्राज़ील में साओ पोलो सर्वाधिक जनसंख्या वाला तथा सर्वाधिक व्यस्त क्षेत्र माना जाता है और ये राजधानी क्षेत्र होने के साथ साथ बाजार उद्योग की दृष्टि से यहाँ रेडीमेड उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। यही कारण है कि इसे ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसकी तुलना नॉर्थ अमेरिका के न्यूयॉर्क से की जाती है क्योंकि वह क्षेत्र भी नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए का अत्यधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है और वहाँ भी रेडीमेड वस्त्र उद्योग की अधिकता हमें देखने को मिलती है। साओ पोलो बंदरगाह पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए हमने एक और बंदरगाह वहाँ पे स्थापित किया था विच इज़ सेंटोस। तो वहाँ पे साओ पोलो बंदरगाह पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए बाह्य बंदरगाह के रूप में सेंटोस का विकास किया गया और साओ पोलो से सेंटोस तक कॉफ़ी को भेजने के लिए यहाँ पर एक रेलवे चलती है, यानी एक रेल चलती है जिसे कॉफ़ी रेलवे का नाम दिया जाता है और इसका कॉफ़ी के निर्यात के लिए ही सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और सेंटोस कॉफ़ी के निर्यात की दृष्टि से विश्व का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और इसे विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है। अब ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से जब हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर गयाना हाईलैंड देखने को मिलने वाला है। गयाना क्षेत्र में गयाना हाईलैंड देखने को मिलेगा और गयाना हाईलैंड का विस्तार वेनेजुएला से लेकर सूरीनाम तक देखने को मिलने वाला है। तो वेनेजुएला से लेकर सूरीनाम तक हमें गयाना हाईलैंड देखने को मिलेगा और गयाना हाईलैंड भी महाद्वीपीय पठार का एग्जाम्पल है, यानी कॉन्टिनेंटल प्लेटू का एग्जाम्पल है और गयाना हाईलैंड भी उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से ब्राज़ीलियन उच्च भूमि का ही पार्ट माना जाता था। वेनेजुएला में गयाना उच्च भूमि पर स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात विच इज़ नोन एज एंजल जलप्रपात। तो एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो वेनेजुएला में गयाना उच्च भूमि पर स्थित है और इस जलप्रपात का संबंध काराओ नदी से है, यानी काराओ नदी से एंजल जलप्रपात का संबंध है। वेनेजुएला में ही हमें एक इम्पॉर्टेंट लेक देखने को मिलेगी विच इज़ नोन एज माराकाबो लेक। यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है लेक माराकाबो और लेक माराकाबो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है जो कैरेबियन सागर में स्थित है। तो वेनेजुएला में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, वेनेजुएला से लेकर सूरीनाम तक हमने देखा गयाना हाईलैंड और वेनेजुएला में ही हमने लेक माराकाबो देखा। अब जब गयाना हाईलैंड से साउथ की तरफ देखते हैं यानी नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें देखने को मिलने वाला है अमेजन बेसिन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बेसिन है पूरे साउथ अमेरिका में और इस बेसिन में स्थित जो वृक्ष हैं वो पूरे विश्व में ऑक्सीजन के सप्लाई करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें अमेजन बेसिन देखने को मिलेगा। यहाँ जो अमेजन नदी है वो एंडीज़ पर्वत के पेरू नामक पेरू से निकलती है। एंडीज़ पर्वत पेरू में जो एंडीज़ पर्वत है उससे निकलती है और उससे निकलती हुई ये बहती है ब्राज़ील में। ओके, तो जो अमेजन नदी है एंडीज़ पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और ब्राज़ील से होते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गिरती है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, यानी जितना क्षेत्र ये कवर करती है उस क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो मदिरा अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी है। इस नदी के अपवाह क्षेत्र में जो दलदली भूमि है यानी वेटलैंड स्थित है उसे पेंटेलन नाम से जाना जाता है। ये विश्व का सर्वाधिक विस्तृत आर्द्रभूमि है। इसका मतलब क्या हुआ, अमेजन एक तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, सेकेंड बात अपवाह क्षेत्र की जिससे सबसे लंबी नदी, इस क्षेत्र में जो दलदली भूमि यानी वेटलैंड आएगा वो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत
दलदल, ओके, और जिसे पेंटेनल नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो आप मानाउस देख रहे हैं, यहाँ पर निग्रो नदी आकर मिलती है अमेजन से, ओके। और ब्राज़ील में अगर अमेजन बेसिन की बात करें तो सबसे पहले यहीं रबड़ का पौधा देखा गया था, और रबड़ के उत्पादन की दृष्टि से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। रबड़ क्योंकि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में होता है, अतः रबड़ का निर्यात करने की दृष्टि से अमेजन नदी के मुहाने पर स्थित बेलम बंदरगाह बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी बेलम से रबड़ का निर्यात अत्यधिक मात्रा में होता है। अगर अमेजन नदी क्षेत्र में वनों की बात करें तो यहाँ विषुवत-रेखीय वन प्रदेश पाए जाते हैं, जिन्हें सेल्वास नाम से जाना जाता है, और ये अत्यधिक सघन वन है, और यहाँ इनकी गम्यता बहुत कम है, जिस कारण ये आर्थिक और सामाजिक रूप से एक पिछड़ा क्षेत्र है। तो हमने साउथ अमेरिका में सब वो इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात कर ली है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाली थी। फिजिकल मैप में हमने सभी कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल्स को देखा था, कौन कौन सी कंट्रीज़ लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, साथ ही साथ जियोग्राफिकल लोकेशंस में हमने इम्पोर्टेंट प्लेटूज़ को देखा, एंडीज़ माउंटेन रेंज को देखा, अमेजन बेसिन को देखा। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नगर की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका के कुछ इम्पोर्टेंट बंदरगाह और कुछ इम्पोर्टेंट स्थानों की जो आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम ब्राज़ील में जब ईस्ट की तरफ देखते हैं तो हमें यहाँ देखने को मिलने वाला है रेसिफे। रेसिफे चीनी के निर्यात की दृष्टि से विश्व का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, और यही कारण है कि इसे विश्व में चीनी के निर्यात का बंदरगाह भी कहा जाता है। रेसिफे के ही नीचे अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा सल्वाडोर। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस रेसिफे के नीचे हमें सल्वाडोर देखने को मिलेगा, और जो सल्वाडोर है वो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित ब्राज़ील की प्राचीनतम राजधानी है। सल्वाडोर के बाद रियो डी जेनेरो को ब्राज़ील की राजधानी के रूप में विकसित किया था, जैसे कि हमने पहले देख लिया था, और उसके बाद रियो डी जेनेरो के बाद ब्राज़ीलिया को इसकी नई राजधानी बनाया गया। जब हम ब्राज़ील से नीचे की तरफ आते हैं तो उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा पर हमें देखने को मिलने वाला है रियो डी ला प्लाटा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें देखने को मिलेगा रियो डी ला प्लाटा क्षेत्र, ओके। तो ये है रियो डी ला प्लाटा, और रियो डी ला प्लाटा नदी के समान एक ज्वारन्मुख क्षेत्र है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। अब यहाँ देखें तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा पर है, और यहाँ पराना नदी का मुहाना भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है आपका अटलांटिक महासागर, और इस अटलांटिक महासागर में रियो डी ला प्लाटा एक ज्वारन्मुख क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ आकर अपना अफवाह बनाती हैं। उसके बाद अगर हम अर्जेंटीना में ही नीचे की तरफ जाएं तो हमें एक वाल्देस पेनिनसुला देखने को मिलने वाला है, और ये जो वाल्देस पेनिनसुला है ये पूरे नॉर्थ अमेरिका का, ये जो वाल्देस पेनिनसुला है, ये पेनिनसुला वाल्देस जैसे आप देख सकते हैं, ये जो पेनिनसुला है ये दक्षिण अमेरिका का सबसे नीचा बिंदु यानी डीपेस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका है। अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करें साउथ अमेरिका के तो हमने देखा था वो था एकांकागुआ, ओके। तो एकांकागुआ यहाँ पे देखने को मिला था हमें एंडीज पर्वत में, और सबसे निचला बिंदु हमें देखने को मिला है वाल्देस पेनिनसुला। तो ये था कंप्लीट स्टडी ऑफ साउथ अमेरिका। तो ये हमने पॉलिटिकल मैप, जियोग्राफिकल मैप सब कंप्लीट कर लिया है साउथ अमेरिका का। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साउथ अमेरिका से आस्क होने की प्रोबेबिलिटी है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उनको हम देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।